नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से मोदी जी की सरकार कमज़ोर हुई है, बीजेपी 303 से 240 पर आ गई है, और जब से मोदी जी दूसरों के सहारे, दूसरों की बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, क्या तब से मोदी जी ऑपोजिशन से विपक्ष से घबराने लगे? और ख़ास तौर पर राहुल गांधी से घबराने लगे, कतराने लगे। और क्या यही एक वजह है कि मोदी जी आजकल बजट सत्र में भी नहीं आ रहे? बजट पर बहस है, प्रधानमंत्री नदारत है, ही इज एब्सेंट। क्या वाकई घबराने लगे हैं अपोजिशन से, लीडर ऑफ अपोजिशन से? अब दोस्तों, आज ही का मामला देखिए। आज बजट पर, देश के बजट पर, मोदी के गारंटी वाले बजट पर बहुत इंपॉर्टेंट बहस थी। सरकार का जवाब था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे रही थी, सदन हाउसफुल था, विपक्ष सरकार दोनों थे, सारे मंत्री मौजूद थे, ऑल द मिनिस्टर्स, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, लेकिन पहली ही लाइन में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी, प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट थे, बिग क्वेश्चन मार्क उनकी सीट पर तक। और सबकी नजर वही थी कि प्रधानमंत्री कहां है? प्रधानमंत्री दिल्ली में ही थे, किसी छोटे मोटे फंक्शन में थे। सवाल इस बात का है कि देश का बजट चल रहा हो, वित्त मंत्री सरकार का जवाब दे रहा हो, प्रधानमंत्री दिल्ली में हो और प्रधानमंत्री सदन में ना हो। ऐसा दोस्तों कभी नहीं हुआ। और आज की बात नहीं है, कल जब बजट पर राहुल गांधी बोल रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, तो भी प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे, ही वॉज नॉट देयर। और शायद तब राहुल गांधी ने कहा कि लगता है मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया, मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि कुछ दिन पहले तक जब प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में दाखिल होते थे, हाउस में आते थे, स्टेप इन करते थे, तो मोदी के नारे गूंजते थे, तालियां बजती थी। अब दोस्तों, कहाँ तो मोदी जी का बादशाहों जैसा स्वागत, इस्तकबाल हो रहा है और उनके नारे गूंज रहे हो सदन के अंदर, मोदी मोदी। और कहाँ एक ऐसा वक्त आ गया इस बजट सत्र में, आप कह सकते हैं बजट के बहस में, डिबेट में, कि सरकार जवाब दे रही हो, प्रधानमंत्री नहीं है, नेता विपक्ष बोल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं है, विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे, दिल्ली में रहकर मोदी जी मन की बात तो कर रहे हैं, नुमाइश में भी जा रहे हैं, सदन नहीं आ रहे हैं, बिग क्वेश्चन। और यहां से एक सवाल दोस्तों जो जहन में आता है वो ये आता है कि क्या मोदी और शाह को अब ये एहसास होने लगा है कि ये सरकार पहले जैसी सरकार नहीं है? ये जो 240 वाली सरकार है, इसमें 303 वाली सरकार का दम नहीं है। इट्स नॉट 2014, इट्स नॉट 2019, वक्त बदल गया है। और क्या उनको इस बात का इल्म है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं टेम्परेरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है? और क्या नीतीश और नायडू जैसे खिलाड़ी महारथी, क्या नीतीश और नायडू जैसे खिलाड़ी, हार्ड बार्गेनर, ये कभी भी साथ छोड़ सकते? क्या मोदी जी को बैक ऑफ माइंड में ये एहसास है? और शायद इसीलिए अब वो सदन से भी दूर रह रहे हैं। अब दोस्तों, जो दिल्ली दरबार के लक्षण दिख रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे मोदी जी को ये एहसास होने लगा, आभास होने लगा कि खेल वाकई अब मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है खेल, गेम इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। और ऐसी सिचुएशन में मोदी जी अब आगे कैसे इस सरकार को ले जाते हैं, चलाते हैं? क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव भी हैं नवंबर में, महाराष्ट्र के, झारखंड के, हरियाणा के, और भी बहुत कुछ है। नीतीश भी नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं नायडू बाबू भी बहुत खुश नहीं जिस तरह का बजट उन्होंने सोचा था और बजट जिस तरह का आंध्रा को दिया गया। बहुत सी आप कह सकते हैं मुसीबतें जो चारों तरफ से मोदी को घेर रही हैं।
और पार्लियामेंट में, सदन में उसके लक्षण दिख रहे हैं। दो खास मेहमान हैं, उमाकांत लखेड़ा होंगे, पार्लियामेंट में थे आज, लगातार पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। हालांकि पार्लियामेंट वो 35 वर्षों से कवर कर रहे हैं। पार्लियामेंट से जब वो लौटे, मेरी उनसे बातचीत हुई और नीतीश नायडू को लेकर मेरी बातचीत अभिषेक से हुई। दोनों खास मेहमान होंगे। मुझे लगता है इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि एक बात सच है कि खेल वाकई मुश्किल होता जा रहा है मोदी जी के लिए। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है। आप 1988, 1988 और आज हम 1924 में आपसे बात कर रहे हैं। 36 साल एक इंसान की उम्र में बहुत लंबा वक्त है जी। 36 साल एक इंसान की उम्र में बहुत लंबा वक्त है, एक उम्र है। और आप उस उम्र से इसी लोकसभा में बार बार जा रहे हो। पुरानी लोकसभा में जाते थे, नई लोकसभा में जाते। राजीव गांधी को आपने कवर किया लोकसभा में, आपने वीपी सिंह को कवर किया, आपने चंद्रशेखर को कवर किया, आपने नरसिम्हा राव को कवर किया, आपने गुजराल, देवगौड़ा, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और अब आप मोदी को कवर कर रहे हो। इतने प्रधानमंत्री आपकी आंखों के सामने से गुजरे लोकसभा में। मुझे दिल पर हाथ रख के सच बोलिएगा, क्या बजट सेशन चल रहा हो और प्रधानमंत्री गायब है? क्या आपने कोई प्रधानमंत्री मोदी के अलावा देखा जो बजट सेशन में एब्सेंट है? द लीडर ऑफ द हाउस इज एब्सेंट। और ये जो बजट है, ये तो मोदी की गारंटी है साहब, मोदी की गारंटी, मोदी का बजट, मोदी की फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है और मोदी नहीं है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? देखिए, न केवल देखिए हो क्या रहा है कि ये सरकार जिसको संसद में सवाल पूछने, संसद का जो मंच होता है, देश के सामने जो ज्वलंत प्रश्न है, विपक्ष का ये दायित्व होता है उन प्रश्नों को उठाना, उन मुद्दों को उठाना, उन सवालों को उठाना, उन समस्याओं को उठाना। मोदी और बजट पर विपक्ष ने, मैंने बजट में विपक्षी नेताओं के भाषण सुने, तमाम उनके सवाल सुने। जो आपने प्रधानमंत्रियों को देखा था? कितने प्रधानमंत्रियों को देखा बजट में? ताजा मनमोहन सिंह है, उनको बजट में बैठे हुए देखा मैंने नरसिम्हा राव को बजट में बैठे हुए देखा, मैंने चंद्रशेखर को बजट में, अंतरिम बजट हुआ था चंद्रशेखर जी के टाइम पर, फुल फ्लेज बजट का कुछ प्रॉब्लम थी, तो कुछ महीने की सरकार थी, मैंने राजीव गांधी को देखा कि बजट पेश करते हुए बैठे हुए हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो तो खुद फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, लेकिन वो बजट में बैठते थे। संसद के प्रति सम्मान होता है, क्योंकि वाजपेयी साहब बैठते थे बजट में, वो बैठे रहते थे। यशवंत सिन्हा तो भाई जब मंत्री थे, आप कह रहे हो कि आपने राजीव गांधी, आप कह रहे हो कि अपनी आंखों से आपने राजीव गांधी को बैठते देखा बजट में, आप कह रहे हो नरसिम्हा राव को बैठते देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को बैठते देखा, चंद्रशेखर को बैठते देखा, हो सकता है इंद्रजीत गुजराल को भी बैठे देखा होगा, आपने हो सकता है देवगौड़ा को भी देखा होगा, आप कह रहे हैं वाजपेयी को हमने देखा, मनमोहन सिंह को देखा। तो भैया ये मुझे बताइए, लखेड़ा साहब, तजुर्बा अपनी जगह, लेकिन सवाल तो मेरा जवाब तो दीजिए कि साहब मोदी क्यों नहीं बैठे हैं? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? संसद के प्रति उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। और अपोजिशन पार्टीज जो सवाल उठाते हैं, उन सवालों से वो चिढ़ते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री गायब है कि क्योंकि सवाल, प्रधानमंत्री वो जो अपोजिशन का जो गुस्सा है, क्रोध है, अग्रेशन है, और देश की जनता के चिंताओं से, मुद्दों से, बजट की चिंताएं गायब हैं, इसलिए प्रधानमंत्री गायब हैं। अभिषेक, एक चीज जो, क्योंकि आप तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही स्टडी करते हैं, आप पार्लियामेंट हाउस में मोदी जी का दफ्तर है, और प्रधानमंत्री जब दिल्ली में रहते हैं तो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसमें जो उनका प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है वहां बैठते हैं। वहां से मुश्किल से 10 कदम के दूर में सदन है लोकसभा का, लेकिन वो 10 कदम क्यों नहीं चल रहे? पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं, दिल्ली में कोई फंक्शन हो रहा है विज्ञान भवन में, वहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, अपने घर से निकलकर पार्लियामेंट भी आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा के सदन में नहीं जा रहे। 10 कदम की दूरी क्यों नहीं तय कर पा रहे मोदी जी? बैसाखियां हैं इस वजह से नहीं चल पाते, क्योंकि बैसाखी में एक कदम बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बैसाखियों की वजह से 10 कदम नहीं तय कर पा रहे हैं क्या? दीपक जी, स्कूल में क्लास बंक करके फिल्म देखने जाने वाले बच्चे आपने देखे होंगे, टिफिन के बाद गायब हो जाए या बीच में चले जाए। वही हकीकत आज प्रधानमंत्री पर लागू होती हुई दिखाई दे रही है। क्लास बंक कर फिल्म देखने जाने वाले बच्चों जैसी हरकतें। और आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज की क्लास ऐसी क्लास थी जिस क्लास को बंक करने के लिए ही तो हम लोग आज उस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्यों बंक कर दी।
ये पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जो नहीं होते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं होते, जिन्हें स्कूल में पढ़ने लिखने वाला नहीं माना जाता, वो ऐसी हरकतें करते हैं। और आज तो वो कोalition गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, आज वो बैसाखियों पर चल रहे हैं। जब वो बहुमत में थे तब कौन सा आते थे? बहुमत में थे तब मणिपुर पर बोलने के लिए और सदन में आने के लिए तैयार नहीं थे। आपने सही कहा कि मणिपुर के मुद्दे से वो स्केप करते रहे, ठीक है, वो उनका एक पार्ट होगा, उनका एक तरीका होगा इस तरह से स्किप करने का, राजनीति का उनका एक हिस्सा हो सकता है, स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई 10 बजट मोदी जी के आए, 10 बजट आए, 10 बजट पे वो हमेशा बैठे, इस बार तो बजट पे भी नहीं बैठे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, ऐसा क्या लगता है, बहुत प्रेशर है, डिस्टर्ब्ड है, वीक है, क्या है, कारण क्या दीपक है? जी देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लायक उनका माइंडसेट नहीं है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कितने दिन असेंबली चलती थी पूरे साल में? आज देखिए 40 से 50 दिन पर आकर के रुक गई है संसद की कार्रवाई पूरे साल में। जबकि आमतौर पर संसद की कार्रवाई, जो संसदीय मर्यादाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, कम से कम 120 दिन चलनी चाहिए। उमाकांत लखेड़ा जी, अगर मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट करेंगे। 120 दिन का एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। आज सदन कम चलता है, कम चलाया जाता है, उसमें प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट मौके पर नहीं आए। लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा हो, प्रधानमंत्री गायब। वित्त मंत्री बजट का जवाब दे रही हो, प्रधानमंत्री गायब। लखड़ा साहब, थोड़ा सा मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? मोदी जी पार्लियामेंट में सामना नहीं कर पा रहे राहुल गांधी का, मोदी जी अपने ही बजट से गायब है। इससे थोड़ा हटकर अगर हम मोदी जी का एक माइंडसेट अगर स्टडी करना चाहूं मैं, आपको क्या लगता है कि सरकार फंसी हुई है और अल्पमत में है, बैसाखियां हैं मोदी जी के कंधों के नीचे, ये सरकार हर दिन इसके लिए एक नया चैलेंज है, ये एक डेली वेजेस की गवर्नमेंट है, और मोदी जो थे उन्होंने जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कई टर्म के बाद जब वो दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, उनका सौभाग्य कह लीजिए या उनकी राजनीति कह लीजिए कि लगातार वो बहुमत में रहे। पहली बार अल्पमत में फंसे हैं, पहली बार कोलिशन पॉलिटिक्स का सामना मोदी जी कर रहे हैं। आपको लगता है कि मोदी जी की मन माफिक सियासत नहीं हो रही? मोदी जी को लगता है कि कोलिशन पॉलिटिक्स उनके बस की बात नहीं है? एक डिक्टेटर को, एक 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 बहुत ही स्ट्रांग लीडर को बहुमत चाहिए और बहुमत मोदी जी के पास नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको 2014 या 2019 वाला मोदी अब नहीं दिख रहा है। देखिए, मोदी का लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, संसद के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये मैं दसियों बार कह भी चुका हूं, लिख भी चुका हूं, और ये प्रमाणित भी, ये बातें प्रमाणित भी हैं संसद में पिछले 10 साल से। सबसे पहले तो यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री होता है, उनकी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होती है। मैंने 8 प्रधानमंत्रियों की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और 5 प्रधानमंत्रियों के पहला सवाल पूछा है, चाहे विज्ञान पहला, वो क्या बात है, क्या बात है। नहीं, वो सब रिकॉर्ड में है। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा मतलब पत्रकार हमारे साथ बात कर रहा है। जी जी। दूसरी बात, प्रधानमंत्रियों से पहला सवाल पूछ चुका हो। जी जी जी। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस प्रोफेशन का विद्यार्थी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का भारत की जनता, लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान, रिस्पेक्ट होती तो वो एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और जो जिस काम के लिए देश की जनता ने उनको चुना है, देश की गरीबों ने और समाज के हर तबके ने उनको वोट दिया, चुना है, बहुत खुशी की बात है कि वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन्होंने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ताकि कोई सवाल ही ना पूछे। नंबर एक बात, वन वे ट्रैफिक, लगातार इंटरव्यू तो होते हैं, हम देखते हैं। आज तक के रिपोर्टर हैं, मैं सुधीर चौधरी को बातचीत करते देखता हूं, मैं राहुल कंवल को सवाल पूछते देखता हूं, दीपक चौरसिया जाते, सारे पत्रकार जाते, यहां तक कि अक्षय कुमार सवाल पूछते हैं उनसे। साहब, आप कह रहे हैं कि सवाल का जवाब नहीं देते। ये सवाल पूछने वाले वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, वही जो सवाल करेंगे, आपको वही सवाल करेंगे। अभिषेक, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि मोदी जी को लगता है कि जो सरकार है ये दिहाड़ी पे चल रही है, डेली वेजेस पे चल रही है, उनको डर है कि नीतीश कुमार उनको डिच कर सकते हैं? आप तो बिहार के एक्सपर्ट हैं, नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं। जिस तरह का पैसा रिलीज किया गया है आंध्र प्रदेश को, जिससे नायडू बाबू संतुष्ट नहीं है। नायडू बाबू को लगता है कि मांगा उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा था, बहुत कम मिला है, और बल्कि मिला ही नहीं।
नायडू भी कहीं कहीं नाराज हैं, नीतीश भी पूरी तरह से नाराज हैं। वो तो नीतीश तो मीटिंग में भी नहीं आए, चीफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी नीति आयोग वाली। क्या मोदी जी को लग रहा है कि ये जो दो लोग हैं, नायडू नीतीश, ये आगे चलकर उनको छोड़ भी सकते हैं? क्या इस माइंडसेट में मोदी जी हैं और मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर सकते हैं कि भाई चुनाव फिर से हो सकता है, सरकार गिरे, हो सकता है चुनाव हो? मोदी किस मोड में है अभी? दीपक जी, मध्यावधि चुनाव के मोड में तो अभी नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, इसलिए कि देश का मिजाज उनके खिलाफ जा रहा है। अब आप सोचिए, जब देश में आज हालात ये बन गए हो कि लोग राहुल गांधी की स्पीच की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब बोलेंगे, और राहुल गांधी बोलते हैं तो लोग वैसे ही सुन रहे हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को सुनते थे, चंद्रशेखर को सुनते थे, सोमनाथ चटर्जी को सुनते थे। ये हालत जब इस देश में हो गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ जो 2014 में आसमान पर था, अब वो नीचे आ चुका है, काफी नीचे आ चुका है। तो मध्यावधि चुनाव की कोशिश नहीं करेंगे। नीतीश कुमार वाला फैक्टर की फैक्टर बात है जी, नीतीश कुमार के प्रति कितना ट्रस्ट है उनका इस वक्त? अपनी पार्टी के लोगों पर तो ट्रस्ट है नहीं कि किसे कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी का अध्यक्ष बनाए, देवेंद्र फडणवीस बने कि तावड़े बने कि संजय जोशी न कहीं आ जाए। अपने घर में ट्रस्ट नहीं है, आप ट्रस्ट की बात नायडू और नीतीश कुमार पर करने लगे। यह संभव ही नहीं है कि वो किसी और पर ट्रस्ट करते हो। आज की तारीख में पीएमओ ही सारे मंत्रालय चला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के किस प्रकार की धारणा विपक्ष के बीच फैली हुई है, इसके बावजूद, गठबंधन की सरकार के बावजूद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला को ही विराजमान रखा। भाजपा ने उन्हीं का चयन किया और ये मोदी जी के पिक एंड चूज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी टीम से छेड़छाड़ नहीं करते, और टीम से छेड़छाड़ वही व्यक्ति नहीं करता है जहां ट्रस्ट डेफिसिट होता है, जहां भरोसे की कमी होती है। नायडू और नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए, वहां भरोसे जैसी कोई चीज नहीं है। वहां सिर्फ गिव एंड टेक पे गठबंधन चल रहा है, और तब तक चल रहा है जब तक इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार नहीं कर रहे, तब तक चल रहा है। वो मुद्दा नहीं है, लेकिन संसद में वो नहीं आ रहे हैं, तो इस फैक्टर का एक दबाव जरूर है, जिस वजह से आखिर वो अपना दुखड़ा रोए कहा। अभी कुछ दिन पहले कह दिया था उन्होंने कि प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक गला घोटा गया। ये बयान इस देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के आवाज उठाने पर, विपक्ष की मौजूदगी संसद में बढ़ जाए, उस पर अगर प्रधानमंत्री ये भाषा बोले तो आप सोच सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है। जी, संक्षेप में जवाब लखेड़ा साहब चाहूंगा क्योंकि समय हो गया। क्या आपको लगता है लखेड़ा साहब, नीतीश और नायडू जिस तरह का बजट में इनको बहुत कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि नायडू बाबू ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे मांगे थे, 15,000 करोड़ की सरकार ने गारंटी दी और कुछ स्कीम्स देती जो वैसे भी आंध्र प्रदेश को मिलती। बिहार को थोड़ा पैसा दिया है लेकिन उतना नहीं है। क्या नायडू बाबू, मेरी कुछ लोगों से बात हुई आंध्र प्रदेश में, वहां के पत्रकार का कहना है कि नायडू बाबू अंदर से खुश नहीं है और नीतीश कुमार भी नाराज हैं, उनकी बहुत सी मांगे नहीं मानी जा रही। क्या मोदी का ये साथ आगे छोड़ सकते? क्या मोदी इन पर रिलाय कर रहे हैं, या मोदी को भी अब ये एहसास हो रहा है कि ये जो दो बंदे हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, ये परमानेंट दोस्ती नहीं है? देखिए, दोस्ती का कोई सवाल नहीं होता। ये ट्रेडिशनली दोनों ही कांग्रेस के दुश्मन भी नहीं है और बीजेपी के दोस्त रहे, कभी कभी रहे, मतलब के लिए रहे। और इन्होंने जब इनको लगा कि मतलब हल नहीं हुआ तो इन्होंने छोड़ दिया, गच्चा दे गए। तो मेरा ये सिंपल सा कहना है कि देखिए, आंध्र प्रदेश को जो इमदाद दी गई है, एक तो वो इमदाद इंस्टॉलमेंट में जाएगी, एक तरफा ऐसा नहीं हुआ कि बल्कि मैं बजट के दिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूं अपने सवाल को, कि नीतीश कुमार ने मोदी जी को पहले भी गच्चा दिया, पहले भी तलाक दिया, और नायडू बाबू ने 2018 में मोदी जी को तलाक दिया। यानी ये दोनों लोग मोदी जी के साथ थे, बाद में इन्होंने मोदी जी को तलाक दिया, छोड़ दिया, ये वापस चले गए और मोदी जी किसी तरह से मजबूरी में इनको फिर से लिया है। तो ये पहले भी मोदी जी को छोड़ चुके हैं, क्या अब भी छोड़ सकते हैं? दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या ये के लिए वो हरकत कर सकते हैं? देखिए, ये राजनीति है दीपक जी, ये पॉलिटिक्स है। मुझे 1.5 साल पहले का एक वाकया याद है, जिसमें 3-4 दिन तक नायडू
दिल्ली में डेरा डाले रहे, उनको प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मांगा उन्होंने, प्रधाधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, कहा होम मिनिस्टर से मिल लीजिए। ये 3 दिन तक, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले 4 दिन इन्होंने तंबू और कनात लगा के बैठे रहे, कैंप करते रहे नायडू बाबू, और टाइम नहीं दिया। एक बार नहीं, 6 बार हुआ है पिछले 5 साल में, 10 साल में 6 बार हुआ है। 2019 के बाद इनको टाइम नहीं दिया। अल्टीमेटली तेलंगाना चुनाव के पहले ये फाइनल बातचीत होम मिनिस्टर की इनसे हुई, और इनको कहा गया कि देखिए अमित शाह की हुई, और इनको वो भी रात को 12 बजे, यही नहीं कि सारा दिन में बातचीत हो रही है, रात को 12 बजे 11 बजे इनको टाइम दिया गया 5-10 मिनट का, कहा गया कि नहीं, अभी हम आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे, तेलंगाना में चुनाव होने दीजिए। तेलंगाना में ये तो इनकी इज्जत थी, उसमें ये तो चाबी चुनकी इनके हाथ में। चंद्रबाबू नायडू को पता है, वो जो आप टाइम नहीं देते थे और 3-3 4-4 दिन तक उनको इंतजार कराते थे, और वो इस चीज को भूले नहीं है। और जो आपने इमदाद दी है वो खैरात में नहीं दी आंध्र प्रदेश को। जब तेलंगाना का बंटवारा हुआ आंध्र प्रदेश से, तो बहुत सारी चीजें तय की थी, कांग्रेस की उस समय सरकार थी, मैं तो गवर्नमेंट कवर करता था। ये पैकेज तय हुआ आंध्र प्रदेश के लिए कि राजधानी जब तेलंगाना को चली जाएगी तो आपको राजधानी दी जाएगी। और पिछले 10 साल से जो लॉलीपॉप दिखाते रहे जगनमोहन रेड्डी को मोदी जी, और जो चलता रहा वहां जगनमोहन रेड्डी के राम राज्य में, जो वहां गड़बड़ झाला चलता रहा, उसका नतीजा ये निकला कि कुछ भी नहीं हुआ। और आंध्र प्रदेश वही हालात में खड़ा है जो 2013 में बंटवारे के टाइम पर था। लखेड़ा साहब, जी लखेड़ा साहब, एक मैंने अभिषेक से पूछा था, तो अभिषेक ने कहा था कि भाई नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं, और इन्होंने पहले बता दिया था कि नीतीश कुमार दिल्ली चीफ मिनिस्टर की बैठक में नहीं जाएंगे, और वैसे ही वो बैठक में नहीं आए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, लास्ट क्वेश्चन है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जी क्योंकि नायडू बाबू को भी आप जानते हैं 1990 से, और नायडू बाबू के इर्द गिर्द जो 4-5 लोग हैं उनको भी आप जानते हैं। ये बताइए, बजट के बाद जिस तरह से कुछ रेवड़ी, 2-4 रेवड़ी दे दी मोदी जी ने, बहुत कुछ दिया नहीं आंध्र प्रदेश को। क्या नायडू बाबू बजट के बाद मोदी जी से अंदर ही अंदर खुश हैं या अंदर ही अंदर नाराज हैं? वेरी ऑब्जेक्टिव। देखिए अभी एकदम शांति व्याप्त है, चुपचाप हैं, और मुझे लगता है कि ये तूफान के पहले की शांति है। ये तूफान आने वाला है। और नीतीश कुमार क्या खेल करेंगे? अभी तो सीटों का बंटवारा का बवंडर शुरू होने वाला है। 2024 अभी बीतने दीजिए, तो सर्दी के बाद ये बंटवारे में जो खींचातानी चलेगी, यस 2025 बंटवारे में झगड़ा होने वाला है। और नायडू बाबू खुश नहीं, तूफान से पहले की शांति नहीं, तूफान आने वाला है। बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही, भाई तजुर्बे वाले पत्रकार हैं, 1988 से राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हैं। और अभिषेक ने कहा कि मोदी इसलिए डिस्ट्रेस हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, उस कोलिशन पॉलिटिक्स में मोदी जी फिट नहीं हो पा रहे। मतलब जो उनका माइंडसेट है वो बहुमत की सरकार चलाने में तो है, अल्पमत की सरकार चलाने में नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से पार्लियामेंट से, लोकसभा से मोदी जी एब्सेंट हो रहे, कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा लखेड़ा साहब ने, तूफान से पहले की शांति, जिस तरह से नायडू नीतीश चुप हैं, मोदी के भी जो लक्षण दिख रहे हैं वो भी ये जाहिर करते हैं कि शांति जो है तूफान से पहले की। आगे क्या होगा मुझे लगता है नवंबर में जो नतीजे आने वाले महाराष्ट्र के, हरियाणा के, झारखंड के विधानसभा के दोस्तों, उसको हमको जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर ये नवंबर में ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं उसमें अगर बीजेपी का बैंड बजा तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, वाकई तूफान आ सकता है। अभिषेक आप आए, आपने समय निकाला। लखेड़ा साहब, दिन भर आप पार्लियामेंट में रहते हैं और मैं आपको रोज परेशान कर देता हूँ, उसके बाद भी आप समय निकालते, हैट्स ऑफ टू यू। इतना एक्सपीरियंस रिपोर्टर, इतना एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हम लोगों के साथ आता है, सच रखने के लिए आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका शुक्रिया। लखेड़ा साहब आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।